नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात गिरिडीह से आई खबर की करते हैं। गिरिडीह में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई और इससे नाराज मृतक के परिजनों और गांव वालों ने लाठी डंडे से लैस होकर शव को रोड पर रखकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं दिखे और सड़क से आने जाने वाले लोगों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। घटना गिरिडीह जिले के गिरिडीह देवघर वाया चतुरो मुख्य मार्ग की है। यहां तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नाराज लोगों को समझाने देवरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों के आगे वो भी बेबस नजर आई। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है, लेकिन हालात यहां अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गिरिडीह की तस्वीर है जहां सड़क हादसे में एक शख्स की मौत होती है। इसके बाद जो परिजन है और गांव वाले एक साथ एकजुट होकर लाठी डंडे से लैस होकर शव को सड़क पर रखते हैं और सड़क जाम कर देते हैं। हालात यहां तब और खराब हो जाती है जब आने जाने वाले राहगीरों के साथ बदसलूकी ये ग्रामीण करने लगते हैं। पुलिस भी वहां पहुंची, पुलिस इनको समझाने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन पुलिस की भी ये सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की खबर आ रही है। हालांकि अब भी कहा जा रहा है कि पुलिस वहां पर तैनात है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। तो दो तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया और नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। पुलिस पहुंची थी इनको समझाने, लेकिन पुलिस वाले भी इन नाराज और गुस्साए ग्रामीणों के सामने बेबस नजर आए। झुंड से बिछड़े हाथी ने एक बार फिर जामताड़ा में तांडव मचाया है। करमाटाड़ के मदन कट्टा कलझरिया गांव में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान 50 साल के शंकर सिंह के रूप में हुई। ग्रामीणों ने बताया कि 3 हाथियों का झुंड कई दिनों से जंगलों में भटक रहा है, जिनमें से एक हाथी इलाके में आ गया था, जबकि 2 हाथी देवघर जिले की सीमा में भटक रहे हैं। फिलहाल हाथी को वन विभाग की टीम ने बराकर नदी पार करवाकर धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के जंगलों में भगा दिया। आपको बता दें कि पिछले 20 जून को फतेहपुर के मालडीहा गांव में भी हाथी ने एक दंपत्ति को कुचला था और पिछले 3 दिनों में हाथियों ने जामताड़ा और देवघर में 5 लोगों की जान ले ली। धनबाद के बागमारा का गुही बांध तालाब कभी इलाके का प्रमुख जल स्रोत और धरोहर माना जाता था, लेकिन आज अतिक्रमणकारियों की बुरी नजर से इसका आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। कभी करीब 13 एकड़ में फैला यह तालाब 2 दशक पहले सीमांकन के बाद करीब 7 एकड़ में सिमट गया था, लेकिन अब इसके किनारे कूड़ा और अतिक्रमणकारियों की ओर से लगातार बनाए जा रहे घरों की वजह से यह सिमटता जा रहा है। आशंका जताई जा रही कि अगर यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले कुछ साल में यह गायब ही हो जाएगा। इधर बागमारा सीओ ने संबंधित अंचल अधिकारी से तालाब के बारे में रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद अब इसके अतिक्रमण मुक्त होने और सौंदर्यीकरण की भी उम्मीद जताई जा रही है। ये तालाब है, ये तालाब आज का नहीं, हम पूरे ग्रामवासियों का ये धरोहर है, पर आज अतिक्रमण का शिकार होता जा रहा है और इसके प्रति जो भी सरकारी पदाधिकारीगण है उनका उदासीन रवैया है, जिसके कारण ये तालाब का लगातार अतिक्रमण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे से तालाब को छाई के द्वारा भरा जा रहा है। आगे से नगर निगम का कचरा फेंका जाता है। कचरा उठा के फेंकने के बजाय नगर निगम का जेसीबी आके उस कचरे को तालाब में ठेल देता है। कर्मचारी से जांच रिपोर्ट भी मांगी इस संदर्भ में, कर्मचारी और अमीन से, और म्युनिसिपल कमिश्नर सर से मेरी बात हो रही थी तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जीर्णोद्धार का मामला उनके भी संज्ञान में है और न सिर्फ तालाब जीर्णोद्धार बल्कि पार्क निर्माण की भी योजना नगर निगम की तरफ से है। उन्होंने मुझसे जमीन से संबंधित पूरे ब्यौरे की मांग की है, जिसको 1 से 2 दिनों के अंदर मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर धमकी मिली है। मुख्यमंत्री को धमकी भरा ईमेल मिला है और इस ईमेल में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मामले को लेकर गोंदा थाने में जानकारी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि ईमेल कर्नाटक के आईपी एड्रेस से भेजा गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री को 3 बार धमकी मिल चुकी है। तो देखिए, एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धमकी मिली है। मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। ईमेल में अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। गोंदा थाने में इसकी जानकारी दे दी गई है।
इससे पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री को धमकी मिल चुकी है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश, लगातार तीसरी बार है, हो सकता 3 बार पहले भी धमकी मिल चुकी, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है, क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में? जी, फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मामले में जो आईपी एड्रेस है वो कर्नाटका का निकला है, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस की कर रही है कि आखिर ये आईपी एड्रेस फर्जी है या फिर सही है। तो इस संबंध में फिलहाल जांच की जा रही है। आपको देखिए, इससे पहले भी 3 बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसमें कि जान से मारने की भी धमकी शामिल थी। हालांकि इस बार जो है इसमें जान से मारने की धमकी तो नहीं दी गई है, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो छवि को धूमिल करने की प्रयास किया गया है, जिसे देखते हुए पुलिस में इस मामले की शिकायत की गई। फिलहाल मामले को नॉन कॉन्ग्लिजेंस में शामिल करते हुए पुलिस अनुसंधान कर रही है। हालांकि फिलहाल अब तक इसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी लोग होंगे उस तक पुलिस पहुंचने का प्रयास करेगी। 3 बार इससे पहले भी ऐसी कोशिश की जा चुकी है, धमकी मिली है, कार्रवाई भी की है पुलिस ने, गिरफ्तारियां हुई चाहे जैसे भी, लेकिन लगातार ऐसी बात सामने आ रही है। क्या पुलिस सख्ती नहीं बरत रही है ऐसे मामलों को लेकर? जी अनूप, बता दें कि इससे पहले भी डीजीपी के फर्जी फेसबुक अकाउंट का, तो इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं। साइबर अपराध जो है वो झारखंड के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है, और उसी के आधार पर इस तरह की बातें हर वक्त सामने आती है। हालांकि इससे पहले भी 1-2 बार जो मामला सामने आया था मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ, उस मामले में एक मामले में तो सफलता मिली है, लेकिन अन्य मामलों में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं, क्योंकि मामला जो है वो विदेश मंत्रालय से जोड़ते हुए फेसबुक और ट्विटर अकाउंट तक जाता है, जिस वजह से मामले में कार्रवाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि पहले जो आईपी एड्रेस मिले थे वो विदेशों के थे। तो जिस वजह से कहीं न कहीं कहा जाए तो साइबर अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और इस मामले में भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आती हैं, इस वजह से पुलिस कार्रवाई में उसे परेशानी का सामना कर। बिल्कुल, तो देखिए जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर धमकी मिली है, ईमेल के जरिए उन्हें धमकी दी गई है, और इस ईमेल में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि आईपी एड्रेस कर्नाटक का बताया जा रहा है। गोंदा थाने में इसकी जानकारी दी गई, पुलिस इस पूरे मामले पर अब छानबीन भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। और अब बात कुश्ती चैंपियन चंचला की। कुश्ती चैंपियन चंचला कुमारी का दिल्ली से रांची पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। झारखंड कुश्ती संघ और JSSPS CCL की ओर से चंचला को माला पहनाकर भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल में जीत हासिल कर सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चंचला ने अपना स्थान बनाया है। अंडर 17 में 40 किलोग्राम में चंचला देश की ओर से भाग लेने वाली पहली बालिका कुश्ती खिलाड़ी होंगी। रांची रेलवे स्टेशन पर चंचला से कई मुद्दों पर बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भर में अपनी कुश्ती से अपनी नई पहचान बनाने वाली झारखंड की चंचला अभी दिल्ली से रांची पहुंची हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। चंचला, आपने अब हंगरी जाएंगी खेलने के लिए, ये तमाम चीजें जो हुई, आपने दिल्ली में अपने आप ने क्वालिफाइंग किया, कैसा महसूस कर रही हैं? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार इंडिया के लिए खेलूंगी, तो बहुत अच्छा और बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अब आप हंगरी जाएंगी खेलने के लिए, चंचला की नई पहचान बनी है। हंगरी में अपने विरोधियों को कैसे पटकनी देंगे? सर, जो मेरे कोचेस ने मेरे को टेक्निक सिखाया वही अप्लाई करूंगी। अच्छा, चंचला को उसकी माँ क्या खिलाती है जो चंचला इतनी मजबूत है? सर, जब मैं घर पे थी तो जो खाना घर पे बनता था वही खाती थी, पर जब एकेडमी आ गई तो एकेडमी में अच्छा डाइट, और जो हमारे ये भोला सर है और बबलू सर और भीम सर, मधु मैम, ये हमें अलग से मतलब समझाते हैं, और डाइट भी ये हमारा मेंटेन करवाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। इस चलते मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। छोटी चंचला को कुश्ती ही क्यों पसंद आई? हॉकी भी थी, आर्चरी भी थी, लोग खेलते हैं, आपकी दीदी खेलती है। सर, पहले मेरे को गेम का इतना नॉलेज नहीं था, तो जब एकेडमी में सिलेक्शन हुआ तो मैं कुश्ती ही स्टार्ट करी, तो उसी पे इंटरेस्ट आया और वही मैं करने लगी फिर। अच्छा, पहली बार आपको इतना सम्मान मिला, आप स्टेशन से उतरी, लोगों ने इतना सम्मान दिया, कैसा महसूस कर रही हैं? सर, बहुत अच्छा। चंचला के लिए बिल्कुल नया अनुभव है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी और खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दस्तक देंगी। अब चंचला के लिए जो प्रशिक्षण होगा और भी कड़ा हो जाएगा।
प्रशिक्षण तो पहले जितना चल रहा था, कोरोना की वजह से हमारा थोड़ा सा स्पीड धीमा हो गया था, पर इनके जब इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों ने निदेशक महोदय से ये गुहार लगाई है कि हमें चंचला और उनके सहयोगियों को आगे की विश्व चैंपियनशिप को देखते हुए ट्रेनिंग करने का इनको ये परमिशन दिया जाए, और इनकी मेहनत हम लोग और अच्छे से कराएंगे और चंचला को भारत की तरफ से खेलते हुए हम लोग कोई ना कोई पदक जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल, आपको एक जानकारी दे दें कि अंडर 17 में चंचला जो है 40 किलोग्राम में देश की पहली ऐसी कुश्ती जो बालिका वर्ग में जो पहलवान है, ऐसी पहली खिलाड़ी हैं जो देश से राज्य जो प्रतिनिधित्व करेंगी हंगरी में, और अंडर कर सकते हैं अंडर 17 में 40 किलोग्राम में चंचला के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है। चंचला को आप लोग प्रशिक्षण देंगे, तो वास्तव में क्या आगे क्या रणनीति आगे हमारा स्पेशल कैंप लगने जा रहा है चंचला को लेकर के। हम लोग खेल गांव में उनको विशेष व्यवस्था दे करके विशेष कैंप की व्यवस्था किए हुए हैं। कल से हमारा कैंप चालू हो जाएगा, जिसमें हमारे कोचेस रहेंगे, चंचला रहेगी और उसके जो भी सारी सुविधाएं हैं हम लोग उसको मुहैया करा रहे हैं। चंचला का सफर दिल्ली होते हुए अब हंगरी पहुंचेगा और चंचला अपनी एक नई पहचान जल्द से जल्द बनाएगी। हंगरी में जो चंचला जो है अपने विरोधियों को जल्द शिकस्त देकर पदक लेकर वापस भारत लौटेंगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इधर लगातार हो रही बारिश ने गिरिडीह में सड़क निर्माण में जुटे विभाग, ठेकेदार और उनके काम की क्वालिटी की पोल खोलकर रख दी। गिरिडीह में बारिश से गिरिडीह पेहरा पटना मेन रोड पर घाघरा नदी पर बना डायवर्सन बह गया। इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। आपको बता दें कि यह डायवर्सन 10 दिन पहले भी बहा था, जिसके बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद आनन फानन में किसी तरह यह डायवर्सन बना दिया गया। लेकिन रात में हुई हल्की बारिश के बाद ही यह डायवर्सन फिर से बह गया। यहां M&S कंपनी की ओर से बलहारा वाया खेड़ा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। लोगों की ओर से लगातार निर्माण की खराब क्वालिटी की शिकायत भी की जाती रही, लेकिन विभाग पूरे मामले पर लापरवाह बना रहा। जाने वाली मुख्य पथ पर लगातार 4 बार घाघरा नदी का डायवर्सन बह गया है। इस वजह से वहां के लोगों को काफी आवागमन में परेशानी हो रही है और इससे साफ पता चलता है कि वहां के ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से इस हेतु मांग करता हूं कि वह इस पर जांच करे और ठेकेदार को सख्त आदेश दे ताकि वह पुल अब की बार दोबारा ना बह सके। इधर 26 जून को देवघर एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन होना है। ओपीडी बिल्डिंग बनकर तैयार है। डॉक्टरों के चैंबर से लेकर मरीजों के बैठने तक की व्यवस्था कर देगा, लेकिन एम्स ओपीडी पहली बारिश को ही झेलने में असफल रहा। ओपीडी के नए भवन में ऊपर तिरपाल से भवन को बचाया जा रहा है, यहां पानी का रिसाव हो रहा है। देवघर एम्स के ओपीडी का कयास लगाया जा रहा है कि 26 जून को ओपीडी प्रारंभ कर दी जाएगी। इस वक्त हम एम्स परिसर में खड़े हैं। आप देखिए कि यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि एम्स ओपीडी जो है पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन ये तिरपाल गवाह दे रहे हैं कि किस स्थिति में ये ओपीडी तैयार हुआ है कि छतों पे, नए छतों पर तिरपाल देने की ज़रूरत पड़ गई है। और ये मुख्य सड़क है जो कि यहाँ से एम्स में आने के बाद वहाँ ओपीडी में लोग जाएंगे जो भी मरीज़ हैं, लेकिन यहाँ का जल जमाव आप देखिए कि आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं तालाब में है। जिस तरह का यहाँ पे जल जमाव है, आप देखिए कि कितना पानी जो है यहाँ पे ठहर गया है। और मुख्य सड़क यही है एम्स ओपीडी जाने के लिए। इसकी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है अब तक। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 26 जून को जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा एम्स ओपीडी, लेकिन ये जो है पानी जल जमाव है, इसका निकासी के लिए कुछ कार्य अभी नहीं किए गए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जल जमाव है और गाड़ियां जो हैं आधे से ज़्यादा डूब जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एम्स के पूरे इसमें सवाल उठाता है कि किस तरह से 26 जून को प्रारंभ कर दिया जाएगा ओपीडी, जिसमें इस तरह के पानी को दर्शाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए।